में कोई बहुत बड़ी सी मोटी सी औरत खड़ी हुई है। टोनी ने आज से पहले इस औरत को इस बिल्डिंग में नहीं देखा था। फिर ये तेजी से चलते हुए लिफ्ट के पास आकर के खड़ी हो गई। ये मोटी औरत टोनी को घूर करके देख रही थी। टोनी इसे देख करके डर गया था। फिर इसे जगह देने के लिए टोनी थोड़ा पीछे हट गया। ये मोटी औरत लिफ्ट के अंदर आ गई और फिर टोनी को घूर घूर के देखने लगी। टोनी में तो हिम्मत नहीं हो रही थी कि इसकी तरफ देखे। फिर लिफ्ट के दरवाजे बंद हो गए। इस औरत के लिफ्ट के अंदर आने के बाद ये लिफ्ट कुछ ज़्यादा ही हिलने लगी। ये लिफ्ट तो सिर्फ 4 लोगों के लिए ही बनी थी और इस औरत का वजन खुद कम से कम 6 आदमी के बराबर होगा। इसे लग रहा था कि अब इसका आखिरी वक्त आ गया है। किसी भी वक्त ये लिफ्ट टूट करके नीचे गिर जाएगी। मगर टोनी की किस्मत अच्छी थी। आखिरकार बड़ी मुश्किलों से ये लिफ्ट नीचे ग्राउंड फ्लोर तक पहुंची गई। बिल्डिंग के चौकीदार ने भी नोट किया कि लिफ्ट के अंदर से कुछ ज़्यादा ही आवाज़ें आ रही हैं। लिफ्ट का दरवाज़ा जैसे ही खुला टोनी निकल करके भागा, मगर वो मोटी औरत लिफ्ट के अंदर ही खड़ी रही। टोनी स्कूल पहुंच करके बस यही सोचता रहा कि आखिर वो मोटी औरत कौन थी। क्या वो बिल्डिंग में ही रहती है या वो फिर किसी से मिलने के लिए आई थी। मगर इतनी सुबह कौन किससे मिलने के लिए आता है। यकीनन वो बिल्डिंग में ही रहती होगी। अगर वो उसी बिल्डिंग में रहती है तो इसका मतलब है टोनी की मुलाकात उससे दोबारा भी हो सकती है। स्कूल से जब ये अपनी बिल्डिंग पहुंचा तो ये सोचने लगा कि लिफ्ट से जाए या कल की तरह सीढ़ियों से। फिर इसने जब बिल्डिंग की गार्ड की तरफ देखा तो इसे गुस्सा आ गया क्योंकि ये इस पर हंस रहा था। टोनी ने गुस्से में फैसला किया कि वो सीढ़ियों के बजाय लिफ्ट से ही ऊपर जाएगा। वो गार्ड को बताना चाहता था कि वो कोई डरपोक लड़का नहीं है। टोनी ने 17 फ्लोर का बटन दबा दिया। लिफ्ट ऊपर चढ़ना शुरू हो गई, मगर ये क्या, लिफ्ट तो 3rd फ्लोर पर ही रुक गई। लिफ्ट के दरवाजे खुले। सामने बहुत अंधेरा था और कोई सामने खड़ा हुआ था। शायद ये वही मोटी औरत थी। ये औरत आहिस्ते आहिस्ते चलते हुए इसके करीब आती चली गई। आखिर ये कौन सी फ्लोर पे रहती है। सुबह तो ये इसको 13 फ्लोर पे मिली थी और अभी 3rd फ्लोर पे ही मिल गई। टोनी थोड़ा साइड में हुआ और ये औरत लिफ्ट के अंदर आ गई। टोनी जो थोड़ी देर पहले बड़ा बहादुर बन रहा था, अब इसको देखते ही इसकी तो जान निकल गई और खौफ से इसकी टांगें कांपने लगीं। इस औरत ने आगे बढ़ करके किसी फ्लोर का बटन दबाया। फिर ये जब पीछे हटी तो टोनी ने देखा कि ये क्या, इसने तो 18 फ्लोर का बटन दबा दिया, यानी कि इसकी मंजिल से एक ऊपर। लिफ्ट इस औरत के वजन की वजह से बहुत मुश्किल से ऊपर चढ़ रही थी। टोनी ने सोचा इसे किसी भी फ्लोर का बटन दबा देना चाहिए और फिर उस फ्लोर पे निकल करके भाग जाना चाहिए, मगर ऐसा करने की इसमें हिम्मत ही नहीं हो रही थी। टोनी को पता था कि ये औरत इसी की तरफ देखी चली जा रही है। आखिर ये औरत है कौन जो पूरी बिल्डिंग में घूम रही है। टोनी ने डर के मारे आंखें बंद कर लीं और दुआ कर रहा था कि खैरियत से ये अपनी मंजिल तक पहुंच जाए। आखिर बड़ी मुश्किलों से 17 फ्लोर आ गया। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुला टोनी उसमें से निकल करके भागा। ये औरत टोनी पे ऐसा लग रहा था कि नजर रखी हुई है। टोनी ने सोचा, ओह नो, अब तो इसको पता भी चल गया कि ये 17 फ्लोर पर ही रहता है। टोनी भागता हुआ अपने घर के अंदर गया। डैडी, डैडी। अरे क्या हो गया है तुम्हें, क्यों इतना शोर मचा रहे हो? क्या तुमने कोई भूत देख लिया है? जी डैडी, नहीं, मेरा मतलब है कि मैंने लिफ्ट में आज 2 दफ़ा एक बहुत ही अजीब सी मोटी सी औरत देखी। सुबह स्कूल जाते हुए भी और अभी वापस आते हुए भी। वो मुझे बहुत घूर घूर के देख रही थी। क्या आप उसको जानते हैं डैडी? कोई अजीब सी मोटी सी औरत? नहीं, मुझे तो कोई ऐसी औरत याद नहीं आ रही। डैडी, वो काली मोटी बहुत बड़े साइज की है, आपसे भी बहुत ज़्यादा बड़ी। वो मुझे ऐसे घूर के देख रही होती जैसे मुझे खा लेगी। मुझे उसे देख करके बहुत डर लगता है डैडी। एक तो तुम डरपोक बहुत हो। पहले तुम लिफ्ट से डर रहे थे, अब तुम्हें लिफ्ट के अंदर एक मोटी औरत नजर आ रही है। कब बड़े होगे तुम? एक औरत से डर रहे हो? क्या हो गया है तुम्हें?
तुम कोई छोटे बच्चे नहीं हो जो छोटी छोटी चीजों से डरने लगते हो। जाओ मुंह हाथ धो करके आओ, थोड़ी देर में खाना देता हूं मैं तुम्हें। डर लगता रहता है इन्हें, इतना डरपोक बच्चा मैंने आज तक नहीं देखा। डैडी की डांट सुन करके ये बहुत उदास हो गया और फिर अपने कमरे में चला गया। अगले दिन सुबह जब टोनी स्कूल जाने के लिए घर से बाहर निकला तो ये सोच रहा था कि सीढ़ियों से जाए या लिफ्ट से, तो ठीक उसी वक्त लिफ्ट का दरवाज़ा खुला। वही औरत लिफ्ट में सामने खड़ी हुई थी और ऐसा लग रहा था जैसे ये इसका इंतजार कर रही हो। शुरू में तो टोनी डर गया, मगर फिर उसे गुस्सा आया और उसने फैसला कर लिया कि वो लिफ्ट से नहीं सीढ़ियों से नीचे जाएगा। मगर वो जैसे ही नीचे भागता हुआ गया तो वो सीढ़ियों पे गिर गया। डैडी, डैडी मैं गिर गया, डैडी बचाओ। शुक्र है डैडी को आवाज़ आ गई और वो उसे फौरन से हॉस्पिटल लेकर के आ गए। हड्डी तो नहीं टूटी है मगर चोट ज़रूर आई है। मैंने बैंडेज कर दिया है, आराम करो। 1 हफ्ता स्कूल मत जाना। जो दवाइयाँ मैंने लिख के दी हैं वो इन्हें ज़रूर से खिलाइएगा, ठीक है? जी बहुत शुक्रिया आपका। स्कूल की छुट्टी का सुनकर के दिल ही दिल में टोनी खुश हो रहा था। टोनी और उसके डैडी बिल्डिंग वापस पहुंच चुके थे। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। दोनों लिफ्ट का इंतजार कर रहे थे। टोनी ने नोट किया कि यहाँ पर गार्ड क्यों नहीं है। हो सकता है वो किसी काम से गया हुआ हो। फिर लिफ्ट आई और डैडी अंदर चले गए और बेचारा टोनी लंगड़ाता हुआ आहिस्ते आहिस्ते लिफ्ट के अंदर जा रहा था। लिफ्ट के अंदर आने से इसे डर नहीं लग रहा था क्योंकि डैडी इसके साथ थे। ये तो दुआ कर रहा था कि वो मोटी औरत फिर से लिफ्ट में आ जाए ताकि डैडी भी उसे देख लें और फिर इसकी बात पर इन्हें यकीन आ जाए। मगर जैसे ही लिफ्ट 7th फ्लोर पे पहुंची तो लिफ्ट के दरवाजे खुले और डैडी लिफ्ट से बाहर चले गए। टोनी ने उनसे पूछा, डैडी आप मुझे छोड़ करके इस फ्लोर पे क्यों उतर रहे हैं? अरे यहाँ मेरे दोस्त रहते हैं ना मिस्टर थॉमस, मैं ज़रा उनसे मिल करके थोड़ी देर में आता हूँ। डैडी प्लीज़ मैं भी आपके साथ आना चाहता हूँ। तुम क्या करोगे यहाँ? जाओ जाकर के ऊपर आराम करो, मैं थोड़ी देर में आ जाऊँगा। टोनी अकेले लिफ्ट से ऊपर नहीं जाना चाह रहा था क्योंकि इसे डर था कि कहीं वो औरत फिर से ना आ जाए। डैडी जब अपने दोस्त के घर गए तो उन्होंने देखा कि सूटकेसेस बाहर रखे हुए हैं और घर में सामान भी नहीं है। उन्होंने अपने दोस्त को बोला, कैसे हो थॉमस? मुझे पता था कि तुम बिल्डिंग छोड़ करके जाने वाले हो, मगर इतने जल्दी ये नहीं पता था। बस क्या बताऊं दोस्त, इस बिल्डिंग के हालात ही कुछ ऐसे हैं कि इस बिल्डिंग को जल्द से जल्द छोड़ देना चाहिए। मेरा मशवरा तुम्हें भी यही है कि यहाँ से चले जाओ। थॉमस ये सामान उठा करके हमें खुद ही नीचे जाना पड़ेगा। मैंने गार्ड को फ़ोन किया तो वो कह रहा था कि अब वो बिल्डिंग में कभी नहीं आएगा, उसने भी कुछ देखा है। चले जल्दी करें, हमें वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। अरे क्या हो गया आप लोगों को? मैं भी तो इस बिल्डिंग में रहता हूँ और मैंने तो आज तक कभी भी कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं देखी यहाँ। सॉरी भाई, आप तो रहते हैं अपने घर के अंदर, बाहर निकलते ही नहीं हैं। बाहर निकलें तो आपको पता चले ना कि इस बिल्डिंग में हो क्या रहा है। इस बिल्डिंग में इंसानों से ज़्यादा तो जिन्नात रहते हैं। सुबह मैं सो रही थी अपने बिस्तर पर तो मैंने देखा कमरे के अंदर एक काली मोटी अजीब सी औरत आ गई थी। मैं तो उसे देख करके डर गई। फिर वो औरत अचानक से वहाँ से गायब हो गई। क्या? काली मोटी अजीब सी औरत? ऐसी औरत के बारे में तो मेरा बेटा टोनी मुझे बता रहा था। उसने उस औरत को कल लिफ्ट में 2 दफ़ा देखा और आज एक बार। ओह नो, ये बताओ कि तुम्हारा बेटा टोनी अभी है कहाँ पर? वो मेरे साथ अभी लिफ्ट में ही था। मैं यहाँ तुमसे मिलने के लिए आ गया और वो लिफ्ट से ऊपर ही चला गया। क्या? उसे फौरन लिफ्ट से बाहर निकालें। फिर ये तीनों टोनी को बचाने के लिए यहाँ से भागे। टोनी लिफ्ट में ही था और ऊपर जा रहा था। अरे ये क्या? लिफ्ट फिर से 13 फ्लोर पर रुक गई। लिफ्ट का दरवाजा जैसे ही खुला तो सामने वही औरत खड़ी हुई थी। टोनी को जिस बात का डर था वही हो गया। ये एक बार फिर इसको लिफ्ट में मिल गई।
टोनी अब भाग भी नहीं सकता था क्योंकि इसकी टांग में चोट लगी हुई थी। ये तीनों टोनी को ढूंढने के लिए ऊपर भाग रहे थे। टोनी अब फिर से इसके साथ बंद हो चुका था। इस औरत ने लिफ्ट का कोई बटन दबाया। डैडी सीढ़ियों से भाग करके ऊपर घर तक पहुंच चुके थे। उन्होंने घर में देख लिया मगर टोनी नहीं मिला। टोनी तो नहीं है घर के अंदर। ऊपर आंटी लिफ्ट का बटन दबा रही थी मगर लिफ्ट ऊपर आके ही नहीं दे रही थी। ये लिफ्ट ऊपर आती भी कैसे, क्योंकि इस औरत ने किसी फ्लोर का बटन नहीं दबाया था बल्कि लिफ्ट का स्टॉप का बटन दबा दिया था। और अब ये न जाने टोनी के साथ क्या करने वाली थी। ये तीनों लिफ्ट के बाहर इंतजार कर रहे थे। यकीनन टोनी लिफ्ट के अंदर ही होगा। लिफ्ट में से अजीबोगरीब आवाजें आ रही थीं। फिर थोड़ी देर के बाद लिफ्ट का दरवाजा खुला। ये तीनों लिफ्ट के अंदर देख करके परेशान हो गए। लिफ्ट तो खाली थी, अंदर कोई भी नहीं था। डैडी रोने लगे। टोनी आखिर कहाँ चला गया, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। इन लोगों ने फिर टोनी को पूरी बिल्डिंग में ढूंढा, पुलिस की भी मदद ली, मगर टोनी फिर इन्हें कभी भी नहीं मिला। वो औरत टोनी को अपने साथ कहीं ले गई। ये कहानी है माया और उसकी जुड़वा बेटियों की। 5 साल पहले एक ऐसी घटना घटी जिसने उनके पूरे जीवन को झकझोर कर रख दिया। शारदा के पति रमेश की अचानक मौत की खबर आई। बताया गया कि वो किसी दुर्घटना में मारे गए, लेकिन ना तो कोई शव मिला और ना ही अंतिम संस्कार हो सका। बेटियां हमेशा इस बात को लेकर परेशान रहती थी। एक सवाल ऐसा था जिसने उनके जहन में स्थायी जगह बना ली थी। अगर पापा की एक्सीडेंट में मौत हुई थी तो फिर उनका शव कहाँ गया? एक दिन की बात है, शीतल हॉल में बैठे कुछ सोच रही थी। तभी उसकी माँ वहां पर आ जाती है और शीतल माँ से पूछती है, माँ, पापा को गए 5 साल हो गए, लेकिन आज भी ऐसा लगता है जैसे उनकी मौत के पीछे कोई बड़ा रहस्य छुपा है। आखिर क्या हुआ था उनके साथ? तुम हमें बताती क्यों नहीं हो माँ? हर समय सोचती रहती हूँ कि हमसे कहीं कुछ छुपाया तो नहीं जा रहा। अब मेरा मन ये मानने को तैयार ही नहीं होता कि पापा इस दुनिया में नहीं रहे। ऐसा लगता है जैसे वो अभी दरवाजे से आ जाएंगे। बेटा, मन वही मानता है जो उसे अच्छा लगता है, पर जिंदगी में हर सच मीठा नहीं होता। कुछ बातें ऐसी होती है जो वक्त आने पर ही बताई जाती हैं। अब ये सब छोड़, तेरा टिफिन रखा है, कॉलेज पहुंचकर एक मैसेज कर देना। बस इतना कि ठीक से पहुंच गई। अपने पिता की मृत्यु की बात को लेकर शीतल का मन हमेशा बेचैन सा रहता था। वो अनामिका के साथ कॉलेज गई, लेकिन जब घर आई तब भी उसके दिमाग में यही सब बातें घूम रही थी। इसी वजह से उसे रात को ठीक से नींद भी नहीं आ रही थी। रात के लगभग 12 बजे होंगे, तभी किचन से किसी के चलने फिरने की आवाज आई। इतनी रात को किचन में कौन है? माँ तो सो गई थी, अनामिका भी यही है। शीतल के इतना कहते ही कुछ देर के लिए खामोशी छा गई, लेकिन तभी वही खटपट की आवाज फिर से आने लगी। वो चौंक गई, धीरे धीरे बिस्तर से उठी और दबे पांव किचन की तरफ बढ़ी। अंधेरे में सिर्फ उसकी धड़कनों की आवाज साथ चल रही थी। जैसे ही उसने किचन के पास पहुंचकर झांका, उसे परछाई मेन गेट की तरफ पड़ती दिखाई दी। कौन हो सकता है ये? डरते डरते वो दरवाजे की ओर बढ़ी और झांक कर देखा तो सामने उसकी माँ अपने हाथों में एक थाली लिए बाहर जा रही थी। थाली को काले कपड़े से ढक रखा था, लेकिन जैसे ही शीतल ने ध्यान से देखा, उसकी आंखें चौड़ी हो गई। उस थाली से खून की बूंदें टपक रही थी, जो फर्श पर गिरते ही फैल रही थी। ये खून है, लेकिन माँ क्यों? थाली में क्या है? ये तो कुछ और ही है। डर के मारे उसका शरीर पीछे को झटका खा गया। सांसें तेज हो गई। वो खुद को दीवार से सटाकर झुक गई और सांस रोक ली। शीतल छुप कर देख रही थी। माँ उस थाली को संभाले बिना एक शब्द बोले धीरे धीरे बाहर निकली
और बेहद सावधानी से दरवाजा बंद कर दिया। माँ, इतनी रात को, वो भी खून टपकती थाली लेकर कहाँ जा रही है? ये कोई साधारण बात नहीं है, कुछ तो है, कुछ बहुत गड़बड़ है। क्या ऐसा कुछ है जो माँ सालों से हमसे छुपा रही है? वरना कौन माँ अपने ही बच्चों से छिपकर आधी रात को ऐसे किसी अंधे रास्ते पे निकलेगी, और वो भी एक खून से भरी थाली के साथ? पता नहीं क्यों, लेकिन मेरा दिल कह रहा है ये सब पापा की मौत से जुड़ा है। हाँ, यही है, अब और नहीं, मुझे सच जानना ही होगा। शीतल ने तुरंत अपना स्कार्फ सिर पर ओढ़ा, चेहरे को ढका और दबे पांव घर से बाहर निकल गई। गली में दूर तक सन्नाटा पसरा हुआ था, सिर्फ कुत्तों की हल्की भौंक सुनाई दे रही थी। उसने देखा उसकी मां अगले मोड़ तक पहुंच चुकी थी। शीतल ने अंधेरे में खुद को दीवारों से चिपकाकर छिपते छिपाते उसका पीछा शुरू किया। हर कदम पर उसका दिल धड़क रहा था। गांव की कच्ची सड़कों से होती हुई उसकी मां अब पुराने खंडहर की ओर बढ़ रही थी। आखिर माँ खंडहर की तरफ क्यों जा रही है? आधी रात, खून टपकती थाली और अब ये खंडहर, ये सब कुछ बहुत डरावना है। लेकिन ऐसा क्या है वहाँ पर? शीतल खंडहर के पास एक सूखे पेड़ के पीछे चुपचाप छिपकर खड़ी हो गई। उसने देखा उसकी मां ने जो थाली अपने हाथों में पकड़ी हुई थी, उसे लेकर वो खंडहर के जंग लगे दरवाजे के पास पहुंची। फिर उसने दरवाजा धीरे से थोड़ा सा खोला और थाली को अंदर सरका दिया। थाली जमीन पर खिसकती हुई भीतर गई। उसके बाद मां ने दरवाजा जल्दी से बंद किया और तेज कदमों से बिना पीछे देखे वहां से निकल गई। ये माँ ने क्या किया? थाली अंदर किसके लिए सरकाई? अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया है, माँ हमसे कुछ बहुत बड़ा छुपा रही है। ये कोई आम बात नहीं है। मुझे अंदर जाना ही होगा, मुझे खुद देखना होगा सच क्या है। शीतल ने गहरी सांस ली और हिम्मत जुटाकर खंडहर का दरवाजा धीरे से खोला। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुई, एक तेज सड़ी हुई बदबू ने उसका दम घोट दिया। कमरे में लाशों की गंध पसरी हुई थी। उसका सिर चकराने लगा, आंखें जलने लगी। वो एक पल को रुकी, कुछ समझ ही नहीं पा रही थी, और तभी खंडहर के अंदर से एक अजीब गहराई से आती डरावनी आवाज गूंजी। शीतल का दिल जोर से धड़कने लगा। आंखें कुछ देख नहीं पा रही थी, लेकिन उसे महसूस हुआ कि कुछ भारी सा उसकी तरफ बहुत तेजी से आ रहा है। अगले ही पल एक झटके से किसी ने बाहर से उसका हाथ पकड़ा और पूरी ताकत से खींचकर उसे खंडहर से बाहर ले आया। दरवाजा पीछे से जोर से बंद हो गया। उसने देखा उसका हाथ पकड़कर खींचने वाली उसकी मां थी। दिमाग खराब हो गया है क्या तेरा? अगर एक सेकंड भी और रुकती ना वहाँ, तो वो मार देता तुझे। कौन माँ? कौन खत्म कर देता मुझे? और आखिर तुम यहाँ पर करने क्या आई थी? मैंने देखा तुम्हें, तुमने खंडहर का दरवाजा खोलकर वो थाली अंदर रखी और फिर दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन आखिर किसके लिए तुमने वो सब किया? और मैं जानती हूँ ये तुमने पहली बार नहीं किया। बताओ माँ, मुझे सच जानना है, क्या ये सब पापा की मौत से जुड़ा हुआ है? बोलो माँ। मैं अभी तुझे कुछ नहीं बता सकती। रात का वक्त है और ये इलाका, ये खंडहर सही नहीं है। तू घर चल पहले, वहाँ बात करेंगे। यहाँ ज्यादा देर रुकना खतरे से खाली नहीं है। माया शीतल को घर लेकर आई। वो शीतल को कुछ भी बताना नहीं चाहती थी, लेकिन शीतल अब पीछे नहीं हट सकती थी। वो हर उस राज को जानना चाहती थी जो उसके पिता के मौत के बाद उससे छुपाया गया। शीतल और माया अब घर पहुंच गए थे। शीतल ने माँ से पूछा, माँ, मुझे बच्चा मत समझो। क्या छुपा रही हो मुझसे? आधी रात को खून टपकती थाली लेकर खंडहर जाना, ये सब क्या है? मत पड़े सब में बेटी, ये सब बहुत खतरनाक है। मैं नहीं चाहती तू उस अंधेरे के पास भी जाए। अगर ये खतरनाक है तो आखिर तुम ये सब कर ही क्यों रही हो? और आखिर कौन है वहाँ जिसके लिए तुम ऐसा कर रही हो? बोलो माँ, किसके लिए कर रही हो तुम ये सब? मैं ये सब बस तुम्हारे पापा को बचाने के लिए कर रही हूँ बेटी। बस यही एक रास्ता है जिससे वो जिंदा रह सकते हैं। अगर एक दिन भी चूक गई तो वो राक्षस उन्हें निगल जाएगा। क्या? इसका मतलब पापा जिंदा है? तो तुमने मुझे और अनामिका को ये क्यों कहा कि
5 साल पहले पापा एक दुर्घटना में मारे गए। कहाँ है पापा? मुझे भी उनसे मिलना है। कोई उनसे नहीं मिल सकता बेटी। वो कहने को जिंदा है, लेकिन उनकी सांसें उसके हाथों में है। मैं नहीं जानती कैसे मैं तेरे पिता को वापस लेकर आऊंगी। ऐसा कौन सा तरीका है जिससे वो उसके चंगुल से बाहर निकल पाएंगे? पिछले 5 सालों से मैं बस तेरे पिता को बचाने का तरीका ढूंढ रही हूँ, लेकिन कोई तरीका मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा माँ। आखिर तुम क्या कहना चाहती हो? अगर पापा जिंदा है तो मैं भी उन्हें बचाने की पूरी कोशिश करूंगी, लेकिन तुम मुझे बताओ तो सही कि आखिर पापा है कहाँ और क्यों आप 5 साल से हमसे झूठ बोलती आई हो? क्या हो रहा है पापा के साथ? शीतल की बात सुनकर माया थोड़ी देर चुप रही। उसकी आंखें दीवार की ओर जम गईं। माया ने गहरी सांस ली और कांपती आवाज में कहा, तू ठीक कह रही है शीतल। बहुत कुछ है जो तुझे नहीं बताया गया। आज से ठीक 5 साल पहले। ऐसा मत सोचो जी। एक नौकरी चली गई है तो क्या हुआ, कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। हमने पहले भी मुसीबत देखी है, इस बार भी देख लेंगे। चिंता नहीं करूँ तो और क्या करूँ माया। तुम जानती हो ना ये नौकरी कितनी मुश्किल से मिली थी। आजकल अनपढ़ लोगों को काम मिलना बहुत मुश्किल है। और शीतल के इलाज के लिए जो कर्ज लिया था वो भी तो चुकाना है। अगर वक्त पे पैसे नहीं लौटाए तो वो लोग कुछ भी कर सकते हैं माया। कोई तो होगा, कोई दोस्त जिससे आप बात कर सकते हैं। शायद कोई मदद कर ही दे। पैसों के लिए कोई किसी का दोस्त नहीं होता माया। तुम्हें क्या लगता है कि मैंने किसी से बात नहीं की होगी, लेकिन कोई भी मदद नहीं करना चाहता। और गगन परेशान होकर अंदर चला गया और बिस्तर पर लेट गया। रात के लगभग 11 बजे उसका फोन बजा। स्क्रीन पर नाम था राकेश, एक पुराना दोस्त जिससे बरसों से बात नहीं हुई थी। अरे इतनी रात गई है, मुझे क्यों फोन कर रहा है? हेलो, कैसा है राकेश? सब कुछ ठीक तो है ना? रात के इस पहर तूने फोन किया। हाँ सब ठीक है, लेकिन सुना है तू मुश्किल में है। पैसे तो नहीं है मेरे पास, लेकिन एक तरीका है जिससे तेरी ये मुसीबत चुटकी में खत्म हो सकती है। क्या? ऐसा कौन सा तरीका है? कहीं तू मुझे किसी गलत काम को करने के लिए तो नहीं कह रहा? अरे नहीं रे, कोई गलत काम नहीं है। तू कल सुबह मेरे घर आ जा, मैं तुझे सब बताता हूँ। ठीक है, कल सुबह आता हूँ। बाय। पूरी रात गगन यही सोचता रहा कि ऐसा कौन सा तरीका है जिससे उसकी सारी मुसीबतें एक चुटकी में हल हो जाएंगी। और अगली सुबह वो उठकर राकेश के घर पहुंचा। आजा गगन, बैठ, मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था। अच्छा अब तो बता, तू कैसे मेरी मदद कर सकता है? मतलब ऐसा क्या है जिससे मेरी सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी? मेरे ऊपर 5 लाख रुपए का कर्ज है, वो उतर पाएगा ना? हाँ उतर जाएगा, लेकिन तेरे पास सिर्फ एक मौका होगा उससे कुछ भी मांगने का। मैंने उससे अपनी पत्नी की जान मांगी थी, याद है? जब कोमल को जानलेवा बीमारी हो गई थी, उसी ने उसे ठीक किया था। रुक, ये तू किसके बारे में बात कर रहा है? किसने पूरी की तेरी वो इच्छा? देख भाई, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो भगवान भी नहीं दे सकता, लेकिन इस दुनिया में कुछ शक्तियां ऐसी हैं जो नामुमकिन को मुमकिन बना सकती हैं। पिछले साल मैं एक तांत्रिक के पास गया था। वहां मैंने एक सौदा किया था। वो कोई इंसान नहीं था, ना कोई तांत्रिक। मैंने एक राक्षस से सौदा किया था गगन। वो मेरी एक इच्छा पूरी कर सकता था और उसने कर दी। मेरे पास अभी भी वो है, तू उसे ले जा और अपनी एक इच्छा पूरी कर ले। राक्षस? राकेश, तू मजाक तो नहीं कर रहा ना? नहीं, ये कोई मजाक नहीं है और इसमें कोई खतरा भी नहीं है। तू चिंता मत कर, बस उसे ऐसी जगह रखना जहाँ कोई आता जाता ना हो और तुम्हारे अलावा उसे कोई छू ना पाए। ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा। राकेश गगन को अपने घर के अंदरूनी कमरे में लेकर गया, जहां गहरा अंधेरा पसरा हुआ था। उसने अपने फोन की टॉर्च जलाई और एक पुरानी संदूक खोली जिस पर धूल जमी हुई थी। उस संदूक के भीतर काले कपड़े से ढका एक कलश था। राकेश ने वो कलश उठाया और गगन की ओर बढ़ाते हुए कहा, आज से मैं इसे तुम्हें सौंप रहा हूँ, अब तुम इसकी इच्छा पूरी करना। गगन, तुम इसे स्वीकार करो। क्या तुम अपने मन से इसे स्वीकार करते हो? हाँ, मैं अपने मन से इसे स्वीकार करता हूँ। गगन ने वो कलश लिया और उसे अपने झोले में रखकर वहां से निकल गया। लेकिन जैसे ही वो राकेश के घर से निकला तो राकेश के चेहरे पर एक शैतानी हंसी छा गई। मैंने तुम्हें बचा लिया कोमल। मैंने तुम्हें बचा लिया। अब गगन ने उसे स्वीकार कर लिया है। अब तुम वापस जिंदा हो जाओगी।
राकेश खुशी से पागल होता हुआ उस कमरे के अंदर बने एक और कमरे में गया, जहां उसकी पत्नी कोमल का मृत शरीर रखा था। उसने कांपते हाथों से उसका चेहरा छूने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसका हाथ शरीर से लगा, कोमल का शव अचानक बुरी तरह सड़ने लगा। ये देखकर राकेश के होश उड़ गए। तभी कमरे में एक भयानक गूंजती हुई हंसी सुनाई दी। राकेश ने कांपते हुए पीछे मुड़कर देखा तो वहां एक लंबा चौड़ा विकराल राक्षस खड़ा था, जो उसकी आंखों में देखकर हंस रहा था। तुझे क्या लगा तू अपनी बला किसी और पर डालेगा तो मैं उसे छोड़ दूंगा? तूने झूठ बोला उससे कि तू मुझे कहां से लाया। मुझे तो तेरी पत्नी लेकर आई थी, इसलिए तो आज ये सब भुगत रही है। और अब वो मारी गई है। अब उसका भुगतना भी खत्म हो गया। लेकिन तुमने तो कहा था कि अगर कोई तुम्हें स्वीकार कर लेगा तो तुम मेरी पत्नी को छोड़ दोगे। फिर तुमने उसे क्यों मार डाला? ये तुमने उससे झूठ बोला। अगर वो सच जानता और तब मुझे स्वीकार करता, तब मैं तुम्हारी पत्नी को छोड़ देता। मेरा पहला शिकार मारा गया, पर अब मुझे अपने दूसरे शिकार के पास जाना है। उस राक्षस ने कोमल की तरह ही गगन को भी अपने मौत के चक्रव्यूह में फंसा लिया है। लेकिन क्या गगन इस चक्रव्यूह से कभी बाहर निकल पाएगा? क्या उसकी बेटी उसकी मौत और जीवन के बीच में फंसे राज को जानने के बाद अपने पिता को बचा पाएगी? इतना सब हो गया माँ, और आपने कभी कुछ बताया तक नहीं हमें। मैं जानना चाहती हूँ। जानना नहीं, मैं पापा से मिलना चाहती हूँ माँ। बताइए, कहाँ है मेरे पापा? बेटी, चाह कर भी हम अब उनसे नहीं मिल सकते। वो जिंदा तो है, पर उनका जीवन अब उस राक्षस के हाथों में है। ना हमारे ऊपर 5 साल पहले वो मनहूस घड़ी आती, और ना ही तुम्हारे पापा को राकेश से मदद मांगनी पड़ती। उसी ने तुम्हारे पापा को वो कलश दिया था। उसके बाद जैसे सब कुछ बदल गया बेटी। उस कलश की मनहूसियत हमारे घर पर छा गई। तेरे पापा हम सबको बचाने के लिए उसे लेकर उस खंडहर में चले गए और मेरे नाम सिर्फ एक खत छोड़ गए। इतना कहकर माया कुछ देर तक चुप रही। उसके हाथ कांप रहे थे, जैसे बरसों से दिल में दबी हुई कोई बात आज ज़बान तक आ गई हो। फिर वो धीरे धीरे अलमारी के पास गई। उसने अंदर से एक छोटा सा लिफाफा निकाला। उस पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, मेरे जाने के बाद पढ़ना। माया ने वो खत शीतल की ओर बढ़ाया। शीतल अब गगन ने लिखा खत पढ़ रही थी। उस खत में लिखा था, मैं नहीं जानता था माया कि मेरा दोस्त मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात करेगा। मैं तुम लोगों पर कोई आंच नहीं आने दे सकता, इसलिए खुद का समर्पण करने जा रहा हूं। खंडहर में मैंने वो कलश स्थापित कर दिया है, और मैं जानता हूं कि अब वो राक्षस मुझे खत्म कर देगा, क्योंकि जो भी उसे स्थापित करता है वो उसे अपने साथ लेकर जाता है। अगर कोई अपने मन से उसे स्वीकार कर ले, तभी मेरा पीछा छूट सकता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं अपनी जान बचाने के लिए किसी और की जान खतरे में नहीं डाल सकता। वो खत पढ़ते ही माया के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वो एक तांत्रिक बाबा को जानती थी। वो उसी समय दौड़ती हुई उनके पास पहुंची। उसने तांत्रिक बाबा को रोते हुए सब कह सुनाया। क्या ये तुम क्या कह रही हो? कलश में स्थापित उस राक्षस को काबू करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। उससे कोई छुटकारा नहीं पा सकता। वो तुम्हारे पति की बलि लेकर ही जाएगा। ऐसा मत कहिए बाबा। मैंने सुना है इस दुनिया में हर मुश्किल का कोई ना कोई समाधान जरूर है। मेरे पति को बचाने का भी कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा ना। एक रास्ता है। अगर तुम्हें अपने पति को जीवित रखना है तो हर रात खंडहर में उसके लिए एक बलि लेकर जानी होगी।
याद रखना, अगर एक रात भी उसे उसकी बलि नहीं मिली तो वो तुम्हारे पति की आखिरी रात होगी। उसे बलि देती रहोगी तो वो बस तुम्हारे पति को मारेगा नहीं, पर मैं नहीं जानता कि तुम अपने पति को फिर कभी देख पाओगी या नहीं। अगर उन्हें जिंदा रखने का ये एक रास्ता है तो मैं ऐसा ही करूंगी। तब से लेकर आज तक मैं हर रात एक मुर्गे की बलि उसके लिए लेकर जाती हूँ, ताकि उस बलि को स्वीकार करके वो तुम्हारे पिता को नुकसान न पहुंचाए। तुम्हारे पिता पता नहीं किस हालत में है, और वो कौन सा तरीका है जिससे हम उस राक्षस का अंत कर पाएंगे। लेकिन एक उम्मीद है कि शायद हम कभी तो तुम्हारे पिता से मिल सकेंगे। आपने बहुत गलत किया माँ। आपने हमसे ये बात छुपाई। क्या हमें अपने पिता के बारे में जानने का इतना भी अधिकार नहीं था? मैं आपसे वादा करती हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उस राक्षस का अंत करके रहूंगी और अपने पिता को वापस लेकर आऊंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। नहीं बेटा, मैं तुझे इस सब में नहीं घसीटना चाहती थी, इसलिए तुझे कभी कुछ नहीं बताया। वो बहुत खतरनाक है, तू ये सब भूल जा मेरी बच्ची। माया अपनी बेटियों को इस सब से दूर रखना चाहती थी, लेकिन अब शीतल बस कैसे भी करके अपने पिता को वापस लाना चाहती थी। वो अक्सर कभी कभी अपने कॉलेज के बाद लाइब्रेरी में रुककर कुछ किताबें पढ़ा करती थी। अगले दिन जब वो अपने कॉलेज गई तो उसने वहां एक किताब ढूंढी जो भूत प्रेतों और ऐसी ही नकारात्मक शक्तियों पर लिखी गई थी। वो किताब को पढ़ने बैठी और दोपहर से शाम और शाम से रात कब हो गई उसे पता ही नहीं लगा। तभी उसे एक पन्ने पर ठीक वैसी ही एक शक्ति के बारे में लिखा हुआ मिला जैसा उसे उसकी माँ ने बताया था। ये तो बिल्कुल वैसी ही शक्ति है जैसा माँ बता रही थी, लेकिन इसमें तो मुझे कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा है। इसमें तो इसके बारे में ये बताया गया है कि ये कितना खतरनाक है, लेकिन इससे छुटकारा कैसे पाना है इसके बारे में तो कुछ बताया ही नहीं गया। तभी शीतल के साइड वाले बेंच पर जो लड़का अपनी आंखों पर चश्मा लगाए बैठा था, बड़े ही गंभीर स्वर में शीतल की ओर देखते हुए बोला, हेलो, मेरा नाम अमर है। अक्सर आत्माओं और ऐसी शक्तियों के साथ मेरा आमना सामना होता ही रहता है, लेकिन जिस शक्ति के बारे में तुम पढ़ रही हो इससे पीछा छुड़ाना नामुमकिन है। मगर तुम इसे इतना ध्यान से क्यों पढ़ रही हो? इसके बारे में ना ही जानो तो अच्छा होगा। नहीं, मेरे लिए इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। मेरे पिता उस चीज के चंगुल में फंस चुके हैं। मेरी माँ हर रात किसी ना किसी की बलि देती है, बस उन्हें जिंदा रखने के लिए। मैं ये सिलसिला हमेशा के लिए बंद करना चाहती हूँ। कोई तो तरीका होगा ना जिससे इसे खत्म किया जा सके। ये बहुत ही शक्तिशाली है, मुझे तो इसे खत्म करने का तरीका नहीं पता, लेकिन कोई सिद्ध पुरुष शायद जानता हो। देखो, बात तुम्हारे पिता की है इसलिए बता रहा हूँ। यहाँ से 200 किलोमीटर दूर असम में एक गांव है, वहाँ एक बहुत ही सिद्ध पुरुष रहते हैं, लेकिन वो जगह बहुत अजीब है। बाबा को ढूंढना आसान नहीं होगा, लेकिन अगर एक बार वो मिल गए तो शायद तुम्हें तुम्हारी मुसीबत का हल मिल जाए। लोग कहते हैं वो किसी मुर्दे को भी जिंदा कर सकते हैं, लेकिन ये बातें कितनी सच हैं और कितनी अफवाह ये मैं नहीं कह सकता। उस लड़के ने कागज पर कुछ लिखा और वो कागज शीतल के हाथ में थमा दिया। अगले दिन शीतल अपना बैग उठाकर असम के उसी गांव की ओर निकल पड़ी। पूरा 2 दिन बाद वो वहां पहुंची। गांव में थोड़े ही घर थे, जैसे बस गिने चुने लोग ही रहते हों। किसी से पूछती हूँ, शायद किसी को बाबा के बारे में पता हो। शीतल ने आसपास के लोगों से बाबा के बारे में पूछना शुरू किया। तभी एक औरत सामने आई और धीमी आवाज में बोली, बाबा कब आते हैं कब जाते हैं ये कोई नहीं जानता। बस इतना समझ लो, जो सच में मुसीबत में होता है उन्हें बाबा खुद दिख जाते हैं। कोई पता बता नहीं बताएगा, लेकिन अगर तुझ में सच्ची पीड़ा है तो वो तुझे खुद ही मिलेंगे। रात तक रुक जा, शायद तू उन्हें साधना में कहीं देख पाए। शीतल को उस औरत की बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन बाबा का इंतजार करने के अलावा उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। वो गांव में एक खाली झोपड़ी में ठहर गई, लेकिन जैसे ही रात हुई शीतल बाबा को ढूंढने निकल पड़ी। करीब 1 घंटे तक वो गांव में भटकती रही, लेकिन कोई नहीं मिला। तभी उसके कानों में किसी के मंत्रों की धीमी आवाज पड़ी। वो आवाज सुनकर शीतल उत्तर दिशा की ओर बढ़ी। वहां एक पुराने बरगद के नीचे कोई बूढ़े बाबा आसन लगाए साधना कर रहे थे। शीतल उनके सामने घुटनों के बल बैठ गई। बाबा ने आंखें नहीं खोली, लेकिन एक धीमी आवाज में कहा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। अपने पिता को बचाना चाहती हो ना तुम? हाँ बाबा, मैं अपने पिता को बचाना चाहती हूँ। अब मुझे सिर्फ आप पर भरोसा है। बस मेरे पापा को बचा लीजिए।
बाबा ने अपनी आंखें खोली और बड़ी ही गहरी आवाज में बोले, बेटी, वो शक्ति जिसने तेरे पिता को बांध रखा है, वो बिना किसी की स्वेच्छा से दिए गए बलिदान के कभी उन्हें नहीं छोड़ेगी। और ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जो खुद चलकर उसका शिकार बनना चाहे। एक व्यक्ति का अपने मन से, पूरी इच्छा से समर्पण ही उसे नष्ट कर सकता है। अपने पिता के लिए मैं समर्पण देने को तैयार हूँ बाबा। मैं अपनी इच्छा से बलिदान दूंगी। बस मेरे पापा को बचा लीजिए। अच्छे से सोच लो बेटी, एक बार वहां गई तो अपना निर्णय बदलने का मौका नहीं मिलेगा और वहां तुम्हें बहुत तेजी से काम करना होगा। वो जिस कलश में स्थापित है वो उसी के ऊपर बैठा होगा। जिधर से वो तुम पर झपटेगा, समझना वही कलश है। हमें पहले उसे उस जगह से हटाना होगा, तभी वो कलश मिल पाएगा। ठीक है बाबा, मैं तैयार हूँ। मैंने सब सोच समझकर ही फैसला लिया है। मुझे बस अपने पापा को वापस लाना है। ठीक है, अब जो मैं कहता हूं उसे ध्यान से सुनो और वैसा ही करना। बाबा ने शीतल को हर छोटी बात समझाई। 2 दिन बाद अमावस्या की रात बाबा और शीतल उसके गांव पहुंच चुके थे। चारों ओर घना अंधेरा फैला हुआ था। दोनों एक पुराने पेड़ के पीछे छुपे थे। सामने से शीतल की मां अपने हाथ में एक थाली लिए आ रही थी। थाली काले कपड़े से ढकी हुई थी, राक्षस के लिए बलि का सामान। उन्होंने खंडहर का दरवाजा हल्के से खोला और वो थाली अंदर सरका दी, जैसे हर रोज करती थी। फिर चुपचाप लौट गई। अब तुम्हारी मां भी थाली रखकर चली गई है। जो होना था वो अब पूरा हो चुका है। आज की रात राक्षस को लगता है जैसे हर रात की तरह उसे फिर से एक बलि मिलेगी, पर उसे नहीं पता कि आज वो अंतिम बलि होने वाली है। अब यहाँ हमारी क्रिया के समय कोई बीच में नहीं आएगा, न मानव न कोई और शक्ति। चलो बेटी, अब समय आ गया है। हमें चलना होगा और वो करना होगा जो इस संसार में कोई नहीं कर पाया। शीतल बाबा के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ी। दरवाजा खोलते वक्त एक पल के लिए उसके हाथ कांप उठे, लेकिन अगले ही पल उसने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोल दिया। वो बाबा के साथ अंदर दाखिल हुई ही थी कि तभी खंडहर में किसी के गुर्राने की आवाज गूंजी। इससे पहले कि वो समझ पाती आवाज किस तरफ से आ रही है, अगर एक ताकत उसकी ओर झपटी। उसी पल बाबा ने जोर से शीतल को धक्का देकर दूर फेंक दिया। बाबा ने अपनी सारी सिद्धियां और शक्तियां झोंक दी उस राक्षस को काबू करने में। जल्दी करो बेटी, वो कलश अभी नहीं मिला तो सब खत्म हो जाएगा। अगर वो राक्षस जाग गया तो हम उसे रोक नहीं पाएंगे। बाबा की आवाज सुनते ही शीतल कलश ढूंढने लगी, लेकिन शीतल समझ ही नहीं पा रही थी कि कलश को किस दिशा में ढूंढे। उसी पल अंधेरे में उसे ठोकर लगी और वो जमीन पर गिर पड़ी। उसका सिर किसी चीज से टकराया। जमीन पर हाथ फेरते हुए उसे वहां कलश महसूस हुआ। माथे पर लगी चोट से उसका खून कलश पर लग गया था और कलश के भीतर एक अजीब सा कंपन हो रहा था। तभी बाबा का आवाज आया, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है बेटी, जल्दी करो। अग्नि उसकी ओर प्रज्वलित करो और मंत्र पढ़ती हुई उस कलश को उसी अग्नि में फेंक दो। शीतल ने जल्दी से माचिस निकाली, कुछ मंत्र बड़बड़ाते हुए अग्नि राक्षस की ओर फेंकी और कलश को अग्नि में फेंक दिया। शीतल ने बाबा की हर आवाज को ध्यान से सुना और वैसा ही किया। बाबा लगातार मंत्र पढ़ते जा रहे थे। अग्नि में राक्षस का भयानक शरीर जलता हुआ साफ दिखाई दे रहा था। कुछ देर बाद खंडहर की वो चीखें बिल्कुल शांत हो गई। तभी शीतल के कानों में किसी की तेज सांसों की आवाज पड़ी। उसने माचिस जलाई। खंडहर के कोने में कुछ हिलता हुआ दिखा। वो दौड़कर उस तरफ गई। किसी के ऊपर कीड़े रेंग रहे थे। शीतल ने हाथों से कीड़े हटाए और देखा उसके पिता सांस ले रहे थे। अपने पिता को जिंदा देखकर उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो फूट फूट कर रो पड़ी। उसने बाबा के साथ मिलकर अपने पिता को बाहर निकाला और उनसे लिपट गई। बाबा, अगर आज आप नहीं होते तो मैं शायद कभी अपने पिताजी को उस राक्षस से मुक्त नहीं करवा पाती। मैं नहीं जानती कि किन शब्दों में मैं आपका शुक्रिया अदा करूं। शायद यही विधि का विधान था बेटी, कि मुझे इस प्रकार तुम्हारी सहायता करनी थी। बुराई चाहे कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, लेकिन अच्छाई के आगे एक दिन उसे हारना ही पड़ता है। लेकिन बाबा,
आपने तो कहा था कि उस राक्षस का अंत तभी हो सकता है जब कोई अपनी स्वेच्छा से किसी के लिए उसे अपना बलिदान करे, लेकिन मैं तो जिंदा हूँ, तो फिर बलिदान? जब तुमने अपने पिता के लिए स्वयं के प्राणों की चिंता नहीं की थी, शायद उसी वक्त तुम्हारा बलिदान स्वीकार हो गया था बेटी। और जब तुम नीचे गिरी और कलश से टकराई, तब तुम्हारा खून उसके ऊपर लग गया था। तभी उसके ऊपर तुम्हारे रक्त का चढ़ावा भी हो गया था, और उस कलश ने तुम्हारे रक्त को बलि समझकर उसे स्वीकार कर लिया था। और वैसे भी अपने होते हुए मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दे सकता था बेटी। बाबा की बातें सुनकर शीतल की आंखों में आंसू आ गए। उसने बाबा के सामने हाथ जोड़कर उनका बहुत बहुत धन्यवाद किया और पूरे 5 साल बाद अपने पिता को लेकर वो घर पहुंची। उन्हें देखकर सबकी आंखें नम हो गई थी। एक राक्षस के प्रकोप से उसके पिता जिस जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे थे, आज बाबा की सिद्धियों और भगवान के आशीर्वाद से वो सही सलामत अपने घर वापस आ गए थे और बाबा ने हमेशा के लिए उस राक्षस का अंत कर दिया था। मनोज ने आज ही अपने नए घर में शिफ्टिंग की थी। वो रात के लगभग 1 बजे अपनी टेबल पर लैपटॉप रखकर कोई कहानी लिख रहा था। उसकी पत्नी बिस्तर पर गहरी नींद में सोई हुई थी। मनोज ने अपनी टेबल पर एक लैंप चलाया हुआ था। अचानक उसके लैंप की लाइट फ्लिकर करने लगी और कुछ ही देर बाद लाइट अचानक बंद हो गई। अरे अब इस लैंप को क्या हो गया? जब भी काम करने बैठता हूँ इसे जरूर खराब होना होता है। मनोज ने लैंप के स्विच को बार बार ऑन ऑफ किया तो लैंप से छिट-छिट जैसी अजीब सी आवाज सुनाई दी। मगर तभी अचानक लैंप बहुत तेज रोशनी के साथ जल उठा। लेकिन उस रोशनी में मनोज ने जो देखा वो देखकर उसकी सांसें अटक गई। ठीक उसकी कुर्सी को पकड़े एक औरत उसे घूरते हुए जमीन पर बैठी थी। उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। उसने अपनी गर्दन को मरोड़ा और कसकर मनोज के हाथ को पकड़ लिया। मनोज ने डर से अपना हाथ छिटक दिया। तभी लैंप की रोशनी फिर से बुझ गई। मनोज हड़बड़ाकर अपनी कुर्सी से उठा और हांफता हुआ बड़ी ही तेजी में अपने बिस्तर पर जाकर बैठ गया। उसकी सांसों की आवाज इतनी तेज थी कि बिस्तर पर गहरी नींद में सो रही उसकी पत्नी की भी नींद टूट गई। उसने मनोज को हांफते हुए देखा तो वो भी घबरा गई। क्या हुआ आपको? आप इस तरह घबराए हुए क्यों हैं? आप ठीक तो है? नहीं, कुछ नहीं, बस एक डरावना सपना देख लिया। तुम चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। वैसे भी घर में कल पूजा है तो जल्दी भी उठना है। मनोज ने शीतल को कुछ नहीं बताया। उसे लगा कि शायद उसे सचमुच कोई वहम हो गया है, इसलिए वो सोने की कोशिश करने लगा। उस रात उसके साथ फिर ऐसा नहीं हुआ, इसलिए उसे लगा कि वो सचमुच उसका वहम ही था। अगली सुबह घर में मेहमानों का आना शुरू हुआ। घर को पूजा के लिए अच्छी तरह फूलों से सजाया गया। तभी थोड़ी देर बाद उनके घर पर एक 15-16 साल का लड़का आया। जो पंडित जी आपके यहाँ पूजा करने आने वाले थे, मैं उनका बेटा हूँ। पिताजी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है, उन्हें अस्पताल लेकर गए हैं। पिताजी पूजा के लिए नहीं आ पाएंगे, इसलिए आप किसी और को बुला लीजिए। अरे अब दूसरे पंडित जी कहाँ से लाएंगे? कोई बात नहीं, जब तुम्हारे पिताजी ठीक हो जाएंगे तो हम पूजा बाद में कर लेंगे। बहू, बिना गृह प्रवेश की पूजा किए घर में रहना ठीक नहीं होता, अपशगुन माना जाता है। माँ जी, लेकिन अभी अचानक दूसरा पंडित मिलना मुश्किल है। कुछ दिन की तो ही बात है, पंडित जी ठीक हो जाएंगे तो वो पूजा कर ही देंगे। कहते हैं कि नए घर की पूजा के बिना उसके भीतर निवास नहीं करना चाहिए, वरना उसके आसपास भटक रही अतृप्त शक्तियां उसके भीतर अपना घर बना लेती हैं। मनोज की फैमिली मॉडर्न थी, इसलिए उन्होंने गृह प्रवेश की पूजा को ज्यादा महत्व नहीं दिया और मनोज की माँ की बात भी किसी ने नहीं सुनी। सब लोग हॉल में बैठे खाना खा रहे थे। तभी अचानक मनोज की भतीजी बेचैन हो गई। अंकल, पता नहीं कुछ घबराहट सी हो रही है मुझे यहाँ पर, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। मोनिका हाथ मुंह धोने वॉशरूम गई, चेहरे पे पानी के छींटे मारे। तभी उसे वहां किसी की सांसों की भारी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई और भी मौजूद हो। ये पानी की आवाज कहाँ से आ रही है? नल तो बंद है, सब लोग बाहर हैं, मतलब बाथरूम में कोई है? मोनिका धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसने कांपते हाथों से शावर एरिया का कर्टन हटाया और देखा बाथटब में एक बच्चा सिर घुटनों में दबाए बैठा था। कौन हो तुम? यहाँ कैसे आ गए? तुम शीला आंटी के बेटे हो क्या? बच्चा बिल्कुल चुप रहा। मोनिका ने डरते डरते उसका कंधा छुआ, लेकिन जैसे ही उसने चेहरा उठाया
मोनिका के रोंगटे खड़े हो गए। उसका चेहरा बिल्कुल खोखला था। वो बच्चा धीरे धीरे बाथटब से बाहर निकला और वॉश बेसिन की ओर बढ़ने लगा। तभी मोनिका ने पीछे देखा। वहां एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में, खून से सना हुआ चेहरा, सड़े हुए जिस्म से आती गंदी बदबू। उसने मोनिका की ओर घूरकर एक खौफनाक हंसी हंसी। डर के मारे मोनिका चीख पड़ी। अगले ही पल वो औरत अपने बच्चे के साथ वॉश बेसिन के आईने के अंदर समा गई। मोनिका हाफती सांस लेती बाथरूम से बाहर भागी और सामने से शीतल तेज कदम चलती हुई आती दिखाई दी। मोनिका, ये क्या हुआ? तुम इतनी जोर से क्यों चीखी? सब ठीक है ना? हाँ चाची, वो पता नहीं, वॉशरूम में वो औरत और वो बच्चा। औरत, बच्चा, किसकी बात कर रही हो तुम? कुछ नहीं, शायद मुझे भ्रम हो गया था। मोनिका बुरी तरह पसीने से भीगी हुई थी। उसकी हालत देखकर और यह सुनकर शीतल को कुछ अजीब सा लगा। जरूर कुछ तो अजीब है इस घर में। कल रात भी ये लोग अजीब तरह से बर्ताव कर रहे थे, और अब मोनिका, न जाने क्या है इस घर में। मोनिका उनके साथ बाहर जाकर बैठ गई, मगर उसके दिमाग में वही खौफनाक तस्वीर घूम रही थी। शाम तक सब मेहमान चले गए। शीतल और मनोज अपने कमरे में चले गए। अचानक शीतल को कुछ अजीब महसूस हुआ। वो घबराकर वॉशरूम की तरफ भागी और जब वापस आई तो उसके चेहरे पर अजीब सी खुशी थी। अरे क्या हुआ तुम्हें? अभी तो परेशान लग रही थी, अब अचानक से इतनी खुश? खुशी की बात है। जिस खुशी के लिए हम इतने साल तरस रहे थे, वो आज हमारी जिंदगी में आ गई। क्या तुम सच बोल रही हो? हाँ बाबा, सच में तुम पापा बनने वाले हो। शीतल की ये बात सुनकर मनोज के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई, पर उसे क्या पता था उसकी इस खुशी पर किसी और की नजर है। रात के करीब 1:30 बज रहे थे। दोनों गहरी नींद में सो रहे थे। तभी माँ, मुझे भी तुम्हारे साथ आना है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। तुम मेरे पास रुक जाओ माँ। देखो, मैं बिल्कुल तुम्हारे पीछे ही तो खड़ा हूँ। इससे पहले कि वो अपना एक और कदम अगली सीढ़ी की तरफ बढ़ाती, उससे पहले ही किसी ने कसकर उसके पैर को पकड़ लिया। डर के मारे शीतल की चीख उसके गले में दबकर ही रह गई। उसने हिम्मत की और पीछे मुड़कर देखा तो उसके होश उड़ गए। सफेद साड़ी पहनी, खून से लथपथ एक भयानक औरत एक बिना चेहरे वाले बच्चे के साथ निचली सीढ़ी पर खड़ी थी। उसने अपने नाखून शीतल के पैर में गाड़ दिए थे। शीतल उससे अपना पैर छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, तभी उसने शीतल के पैर को जोर से खींचा और शीतल सीधी सीढ़ियों पर से लुढ़कती हुई नीचे जा गिरी। उसके गिरने की आवाज से मनोज और उसकी माँ की भी नींद टूट गई। वो जल्दी से दौड़कर वहां आए तो देखा कि शीतल गंभीर हालत में जमीन पर गिरी हुई है और उसके माथे से खून भी बह रहा है। ये क्या हो गया बहू के साथ? हमें इसे जल्दी से अस्पताल लेकर जाना होगा माँ। मनोज ने जल्दी से शीतल को गोद में उठाया और अपनी माँ के साथ उसे अस्पताल लेकर गया। डॉक्टर ने जब उसका चेकअप किया तो वो भी निराश हो गए। वो उतरे हुए चेहरे के साथ वार्ड से बाहर आए। मेरी वाइफ और मेरा बच्चा ठीक तो है ना डॉक्टर? आज ही मेरी पत्नी ने मुझे बताया था कि वो प्रेग्नेंट है। उन दोनों में से किसी को कुछ हुआ तो नहीं है ना? आपकी पत्नी तो ठीक है मिस्टर मनोज, लेकिन हम आपके बच्चे को नहीं बचा पाए। क्या? हे भगवान, इस घर में आते ही मलूसियत छा गई हमारे परिवार पर। तो बोला था मैंने कि पूजा किए बिना घर में मत रहो, मगर मेरी बातें तो तुम लोगों को अंधविश्वास लगती है। पता नहीं किसकी बुरी नजर लग गई घर को, जो मेरी बहू के साथ ऐसा हो गया। पूरे घर में दुख का माहौल था। 2 दिन बाद मनोज शीतल को घर लेकर आया। एक तो पहले ही शादी के कई सालों बाद शीतल को यह खुशी मिली थी, और वो खुशी उसकी झोली में आते ही उससे छिन गई। इसलिए उसके दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ा था। वो किसी से कोई बात भी नहीं कर रही थी। कुछ दिन बीते, तभी एक रात जब घर में सब सो रहे थे, शीतल के कानों में फिर से वही आवाज पड़ी। माँ, तुमने मुझे बचाया क्यों नहीं? तुमने मुझे मरने क्यों दिया? तुमने मुझे मरने दिया ना? तो अब तुम्हें भी जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। मैं तुम्हें भी मार दूंगा। अचानक शीतल हड़बड़ाकर उठी तो उसने देखा कि उसके सामने वही औरत उस बच्चे के साथ खड़ी हुई है। वो धीरे धीरे शीतल की तरफ बढ़े। उस औरत ने अपने लंबे गंदे पहने नाखूनों से उसकी गर्दन के मांस को नोच डाला
दर्द के मारे शीतल जोर से चिल्लाई तो बगल में सो रहे मनोज की नींद टूट गई। उसने देखा तो शीतल की गर्दन से लगातार खून बह रहा था और शीतल अपनी बाईं ओर देखकर घबरा रही थी। मनोज ने जल्दी से कमरे की लाइट ऑन की। उसने जल्दी से शीतल की गर्दन पर लगे खून को साफ किया। क्या हुआ शीतल? तुम्हारी गर्दन से खून कैसे निकल रहा है? इतनी चोट कैसे लग गई तुम्हें? वो औरत और उसका बच्चा, उन दोनों ने पहले हमारे बच्चे को मार डाला मनोज, और अब वो मेरे पीछे पड़े। वो मेरा बच्चा बनकर मुझसे बात करता है और कहता है कि तुमने मुझे मरने दिया तो अब मैं तुम्हें भी अपने साथ लेकर जाऊंगा। इस घर में कुछ तो अजीब जरूर है मनोज। पहले हमारा बच्चा और अब वो मुझे भी मार डालेंगे। शांत हो जाओ शीतल, तुम शांत हो जाओ। लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और अभी कुछ समय पहले तुमने हमारे बच्चे को खोया है, उस वजह से शायद तुम्हें ऐसे ख्याल आ रहे हैं। ये मेरे ख्याल या मेरा वहम नहीं है मनोज। कोई तो है इस घर में जो हमारे पीछे पड़ा है। तुम किसी बाबा को लेकर आओ वरना वो मुझे मार डालेंगे मनोज। शीतल की बातें सुनकर मनोज को वो ही रात याद आ गई जब उसे भी घर में वो भयानक औरत दिखाई दी थी। इससे पहले कि मनोज शीतल को कुछ बोलता, मनोज की माँ कमरे में आरती की थाली लिए आई। अरे माँ, तुम इतनी रात को यहाँ पर आरती की थाली लेके क्यों आई हो? मतलब ये पूजा पाठ का कौन सा समय है? इस घर में पूजा पाठ ना हो सके इसलिए तो अभी तक मंदिर की स्थापना नहीं होने दी किसी ने। बहुत अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे मेरे मन में, इसलिए भगवान का नाम लेकर ही मैंने दीपक जला दिया। पूरे घर में लोबान का धुआं करना है। कुछ तो है इस घर में जो नुकसान पहुंचाना चाहता है हमें। मनोज की माँ जब कमरे में आरती की थाली लेकर आई और उन्होंने वहां लोबान का धुआं दिया, तब मनोज की नजर सामने आईने पर पड़ी तो वही औरत एक बच्चे के साथ बुरी तरह तड़प रही थी और अचानक वहां से कहीं गायब हो गई। मनोज को पूरा यकीन हो गया कि घर में कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। अगले दिन वो हनुमान जी के मंदिर गया और वहां उसने पंडित जी को सारी बात बताई। अगर ऐसी बात है तो कोई सिद्ध तांत्रिक ही इसमें तुम्हारी मदद कर सकता है। हमें मंत्रों का ज्ञान है लेकिन तंत्र का नहीं, इसलिए इस सब में हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते बेटा। मगर हाँ, तुम्हारे परिवार की सुरक्षा के लिए ये लाल धागा तुम्हें दे रहे हैं। इसे अपने गले में पहन लेना, ये तुम्हारी रक्षा करेगा। और ये हनुमान जी की मूर्ति का सिंदूर है। इस सिंदूर से अपने घर की चौखट पर स्वास्तिक बना देना, तुम्हारी रक्षा होगी। पंडित जी ने मनोज को वो लाल धागा दिया। मनोज ने घर जाकर सबको वो लाल धागा पहना दिया और हनुमान जी के मंदिर के सिंदूर से मधु ने घर के बाहर स्वास्तिक बना दिया। रात को शीतल खाने के बर्तन धोकर वापस कमरे में जा रही थी, तभी उसके पल्लू में उसका धागा अटका और पल्लू छुड़ाने की कोशिश में उसके गले में बंधा धागा टूटकर गिर गया। उसे इस बात की कोई भनक नहीं थी। वो अपने कमरे में सोने के लिए चली गई। तभी आधी रात को उसे अपने सीने पर बहुत भारीपन महसूस हुआ। उसने अपनी आंखें खोली तो वही औरत उसके सीने पर बैठी थी और वो बच्चा ठीक उसके बिस्तर के बगल में खड़ा था। उस औरत ने कसकर शीतल के गले को भींच दिया। तभी नींद ने मनोज का हाथ शीतल पर पड़ा और मनोज के गले में बंधे धागे की वजह से वो दोनों शीतल से दूर सीधे दीवार में जाकर लगे। मनोज, मनोज जल्दी उठो। शीतल की आवाज से मनोज की नींद टूटी, लेकिन शीतल ने उसका हाथ पकड़े रखा। मनोज, मनोज, उस औरत ने फिर से मेरा गला दबाने की कोशिश की। वो बच्चा भी उसके साथ था। मेरे गले में वो धागा नहीं है मनोज। अगर मेरे ऊपर तुम्हारा हाथ नहीं पड़ता तो वो मुझे मार ही डालती। तुम चिंता मत करो शीतल, मैंने यहाँ मंदिर का सिंदूर रखा है, मैं तुम्हें वो लगा देता हूँ। मनोज ने जल्दी से ड्रॉवर में रखा मंदिर का सिंदूर निकाला और शीतल के माथे पर उससे तिलक लगा दिया। तुम घबराओ मत, अब वो तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। तुम बस मेरे साथ चलो। मनोज ने शीतल का हाथ पकड़ा और उसे कमरे के बाहर लेकर आ गया, लेकिन तुरंत ही उसने कमरे के बाहर की दीवार पर मंदिर के सिंदूर से स्वास्तिक बना दिया ताकि उन दोनों की आत्मा कमरे से बाहर ना निकलने पाए। वो शीतल को लेकर जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठा और शमशान घाट के बाहर उसने अपनी गाड़ी रोक दी। शमशान घाट? मनोज, मैं पहले ही इतनी डरी हुई हूँ और तुम मुझे यहाँ ले आए? तुम पागल हो गए हो क्या? आखिर करना क्या चाहते हो तुम यहाँ पर? अभी मेरे पास तुम्हें जवाब देने का समय नहीं है शीतल। तुम अंदर चलोगी तो तुम्हारा जवाब तुम्हें अपने आप मिल जाएगा। जल्दी से चलो मेरे साथ। मनोज शीतल को लेकर जल्दी से शमशान घाट के भीतर गया तो वहां पर एक तांत्रिक सामने यज्ञ कुंड जलाकर अपनी साधना कर रहा था। मनोज को देखकर तांत्रिक ने मंत्रों का उच्चारण करना बंद कर दिया
और उसके चेहरे पर एक अलग सी हंसी छा गई। मुझे लगा ही था कि कोई मुसीबत में है जो मेरी मदद चाहता है। बोल, क्या मदद चाहिए तुझे? क्या आपको कैसे पता था कि आपके पास कोई मदद के लिए आने वाला है? हमें पहले ही अंदेशा हो गया था। हमारी सिद्धियों पर संदेह मत करो। बोलो, क्या समस्या लेकर आए हो? मनोज ने बाबा को सारी बात बताई। बाबा ने अपना झोला और कमंडल उठाया और उनके साथ चल दिए। सबसे पहले उन्होंने घर के बाहर पहुंचकर चारों तरफ जल से एक घेरा बना दिया और फिर घर में प्रवेश किया। अंदर आते ही उन्हें उस शक्ति का तीखा आभास हो गया। तुम्हारे घर में कोई बहुत खतरनाक शक्ति है। अगर आज तुम मेरे पास नहीं आए होते तो वो एक एक करके तुम्हारे परिवार के हर सदस्य को खत्म कर देती। ये सब उस प्रॉपर्टी डीलर की वजह से हुआ है। अगर वो पहले ही हमें बता देता कि इस घर में कोई परेशानी है तो हम इस मुसीबत में कभी नहीं फंसते। उस डीलर को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। नहीं, परेशानी घर से नहीं है। ये इस घर की किसी चीज से जुड़ी हुई है। मुझे उसकी गंध आ रही है। तांत्रिक बाबा गंगाजल का छिड़काव करते हुए ऊपर कमरे की ओर बढ़े। उन्होंने चौखट पर गंगाजल छिड़का और जैसे ही कमरे में दाखिल हुए, आत्माएं उनसे टकरा गईं। बाबा ने तुरंत गंगाजल छिड़का। गंगाजल का स्पर्श पाते ही दोनों आत्माएं तड़पने लगी। वो भागना चाहती थी, लेकिन दरवाजों और चौखट पर अभिमंत्रित जल का घेरा था। बाबा ने मंत्रोच्चार तेज कर दिया और चौखट पर 4 दीपक जला दिए। पूरा घर आत्माओं की चीखों से गूंज उठा। मनोज, शीतल और उसकी मां ये दृश्य देखकर भय से कांप उठे। आत्माएं मंत्रों की ध्वनि से बचने के लिए दीवारों से टकरा रही थी। अचानक बाबा की नजर कमरे की अलमारी पर गई। वो झटके से उठे और अलमारी का दरवाजा खोल दिया। उन्होंने गंगाजल छिड़का और आत्माएं चीखती हुई भीतर समा गई। बाबा ने तुरंत अलमारी बंद कर दी और ताबीज व मंत्रों की शक्ति से उसे मुहरबंद कर दिया। अचानक कमरे में सन्नाटा छा गया। बाबा ने चौखट पर जलते 4 दिए बुझाए और सीढ़ियां उतरकर सबके पास आ गए। परेशानी इस घर में नहीं थी, बल्कि उस कमरे में रखी अलमारी में थी। तुम वो अलमारी कहां से लेकर आए थे? वो तो मैंने एक ऑक्शन से खरीदी थी, लेकिन भला अलमारी से क्या परेशानी हो सकती है? 50,001, 50,002, 50,003। लॉट नंबर 13 की ये एंटीक अलमारी आपकी हुई मिस्टर मनोज। ये अलमारी जितनी पुरानी है और ऐसा लगता है कि अपने पीछे कोई ना कोई कहानी छुपाए हुए है, जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाहती है। अरे लेखक साहब, आप तो हर चीज के पीछे कोई ना कोई कहानी ही ढूंढते रहते हैं। कोई कहानी नहीं है इसके पीछे, बस घर के मालिक परमानेंट फॉरेन में शिफ्ट हो गए हैं। वैसे भी उनका घर इतने सालों से बंद पड़ा था, इस सामान का कुछ काम था नहीं उनको, तो बेच दिया। अरे मैं तो मजाक कर रहा था विनोद, तुम तो हर बात में सीरियस हो जाते हो। बस जल्दी से ये अलमारी मेरे घर पर पहुंचा दो। नए घर में शिफ्ट किया है तो कल घर में पूजा भी है, सब मेहमान आएंगे। उससे पहले सब सेटल हो जाए तो अच्छा है। अरे आप चिंता मत कीजिए, आपके घर तक पहुंचने से पहले ये अलमारी वहां पहुंच जाएगी। उस अलमारी के भीतर किसी ने एक औरत और उसके बच्चे की आत्मा को कैद कर दिया था। इनके परिवार वालों ने ही पहले इन्हें बेरहमी से मारा और फिर जब इन दोनों की भटकती आत्मा ने उन्हें परेशान किया तो उन्होंने इन आत्माओं को उसी अलमारी में कैद करवा दिया और वही अलमारी तुमने खरीद ली। जब तुमने इसे खोला तो दोनों आत्माएं इसके भीतर से आजाद हो गईं। वो बस बदले की आग में तड़प रही थीं। उनके लिए कुछ भी गलत और सही नहीं था। अगर आज तुम मुझे ना बुलाते तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। मैंने उन दोनों की आत्मा को वापस उसी अलमारी में कैद कर दिया है। अब हमें मंत्रों का उच्चारण करते हुए इसे जलाना होगा, तभी उनकी आत्मा हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो पाएगी। तांत्रिक बाबा और मनोज ने उस अलमारी को नीचे उतारा और आंगन में ले आए। बाबा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। मनोज ने अलमारी पर मिट्टी का तेल छिड़का और आग लगा दी। जैसे जैसे आग की लपटें अलमारी को निकलने लगी, वैसे वैसे उनकी चीखें पूरे आंगन में गूंजने लगी। उन चीखों के बीच तांत्रिक बाबा की मंत्रों की आवाज और ऊंची होती गई। कुछ ही देर बाद सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया। दोनों आत्माएं हमेशा के लिए मुक्त हो गईं। कभी कभी कुछ पुरानी चीजें अपने साथ
अतृप्त आत्माएं भी लेकर आती हैं। इसलिए अगर आप भी कोई पुराना सामान खरीदने के बारे में सोच रहे हो तो इस कहानी को जरूर याद रखिएगा। क्या पता किसी पुराने सामान में कैद कोई आत्मा बस आपके इंतजार में हो।